हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है मेक माई ट्रिप की। तो मेक माई ट्रिप के अंदर 3400% का इंक्रीज आया है लक्षद्वीप का, जब से पीएम मोदी ने वहां पे विजिट किया है। भाई, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग पावर। अभी तक हम सुनते थे कि इन्फ्लुएंसर ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। यहाँ बिजनेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। पहले हमने देखा था कश्मीर साइड पे भी ऐसा किया गया था, लक्षद्वीप में भी ऐसा किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग इसके अराउंड वीडियोस बना रहे हैं कि भाई लक्षद्वीप आज के टाइम पे कमर्शलाइज नहीं है, तो आपको वहाँ पे सीनरिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा मिलेगी। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी 5 स्टार प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर आप लग्जरी लेना चाहते हो तो अभी शायद लक्षद्वीप उस लेवल पे तैयार नहीं है। पर शायद, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था पिछले साल भी 1 लाख लोग गए हैं वहां पे, तो हो सकता है तैयार भी हो। और जब से खबर निकल के आई है, दिक्कत आ रही है मालदीव्स को, क्योंकि मालदीव्स का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होना है लक्षद्वीप। और इंडियंस अगर स्विच हो गए मालदीव से यहाँ पर लक्षद्वीप के ऊपर, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा मालदीव्स के साथ। उनकी इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर चलती है और टूरिज्म का बहुत बड़ा पोर्शन, शायद 23% इंडिया से आता है। अगर 10-12% स्विच हो गया ना, आप समझो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब जहाँ लास्ट था शायद 3 लाख लोग गए थे इंडिया से वहां पे। 3 लाख में से अगर 1 लाख भी स्विच हो जाता है, मान के चलो, मिनिमम नंबर की बात करके चलते हैं, एवरेज पैकेज 1 लाख रुपए का है वहां का, एक्सक्लूडिंग फ्लाइट की बात करके चल रहे हैं। 1 लाख इंटू में 1 लाख कितना हो गया? नीचे कमेंट बताओ कितना हो गया। इतने अमाउंट का बिजनेस लूज कर सकता है सिर्फ एक ट्रिप से। हाँ, देखा जाए तो ये ट्रेंड पहले से चल रहा था, लक्षद्वीप धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा था, पर मोदी जी ने आगे उसको एक्सेलरेट कर दिया एज अ कैटलिस्ट। अब कहानी ये है, मालदीव वाले भौगला रहे हैं ट्विटर के ऊपर, लोगों को फालतू बोल रहे हैं, उनके पॉलिटिशियन भी फालतू बोल रहे हैं। इसके चक्कर में मेक माई ट्रिप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने सारी मालदीव ट्रिप्स को सस्पेंड कर दिया है। उसके चक्कर में 6% शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए भी दिखाई दिए है। बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। मुझे लगता है बिजनेस खा जाओ, बहुत बढ़िया काम हो सकता है यहाँ पे। अगली खबर सोनी की है। तो सोनी शायद डील को टर्मिनेट कर सकता है जो जी के साथ में वो कर रहे हैं। $10 बिलियन का जो मर्जर होने वाला था, कहा जा रहा है 20 जनवरी तक इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और इसका बहुत बड़ा रीजन है गोइंका फैमिली। तो जो मर्जर होने वाला है उसका 50.86% स्टेक सोनी ओन करेगा। और उसके बावजूद भी पुनीत गोइंका लीडरशिप रोल में रहने वाले हैं। सोनी ये नहीं चाहता है, पर वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही होगा। इसके चक्कर में ये डील कैंसिल हो सकती है। कहाँ सपने लग रहे थे कि भाई एक जगह पे जियो और स्टार मिल जाएंगे, और एक साइड पे मतलब जियो, स्टार और कलर्स वगैरह सबके सब मिल जाएंगे। कलर्स भी रिलायंस का ही है अगर देखा जाए तो। और दूसरी साइड पे हम सोच रहे थे कि सोनी और जी मिल जाएगा। तो अभी मेरा टीम मेंबर ही मेरे को बोल रहा था कहीं ये तो नहीं है रिलायंस खरीद लेगा। रिलायंस शायद नहीं खरीद पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर सीसीआई वाला पंगा हो जाएगा ना। पूरा मीडिया, मतलब पूरा टीवी सीरियल वीरियल सब कुछ एक तरह से कहीं ना कहीं रिलायंस ओन करने लग जाएगा। खाली एक ही प्लेयर रह जाएगा फिर, क्या पता उसको भी कोई खरीद ले। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज में आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर यूनिकॉमर्स की है, जो कि स्नैपडील का एक सैस प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स बनाने के लिए। तो वो आईपीओ के लिए फाइल कर रहा है। अगर हम पहले हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले, 6.3 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इसने। बाकी मुझे लगता है कि ये आईपीओ लेवल का अगर बिजनेस है, तो शायद इस तरीके से मैं भी 1.5 साल में तो आईपीओ निकाल सकता हूं। अगर 6.3 करोड़ पहले हाफ में निकालना है और इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना, तो इस टाइप का प्रोडक्ट तो हम भी बना, हमने बनाया भी था, कंपनी बिक गई, उसके साथ निकल गया। तो हो सकता है उसका कुछ रीवैम्प वर्जन को जल्दी निकाले। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है। तो फ्लिपकार्ट 7% अपनी वर्कफोर्स को निकाल सकता है। 22,000 एम्प्लॉइज है करेंटली उनके पास में। और पिछले कुछ टाइम से वो कह रहे थे कि भाई कॉस्ट कटिंग करेंगे और अपने बिजनेस को अलग डायरेक्शन में सोचेंगे। तो उसके चक्कर में एक तो फायरिंग होगी, दूसरा इनके जो बाकी वर्टिकल्स है उसके ऊपर भी इनका फोकस दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हम शॉप्सी की बात करके चले, जो कि सोशल कॉमर्स के ऊपर फोकस करता है, सुपर डॉट मनी हो गया जो इनका फिनटेक स्पेस का स्टार्टअप है, तो ये सारे के सारे के ऊपर भी फोकस करने वाला है फ्लिपकार्ट। और अगर हम नायका की बात करके चले, तो नायका का कहना है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में ग्रोथ दिखाई दी है। इंडस्ट्री एस्टिमेट से भी आगे निकल गए हैं, 20% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी है अगर नंबर बात करके चले। और इसका बहुत बड़ा रीजन मेरे हिसाब से ये भी है कि ऑफलाइन स्टोर्स भी बनने लग गए हैं। नायका ने भी रिसेंटली कुछ इवेंट्स भी करे, वो कहता है कि उसका भी पार्ट हुआ है। पर मेरे हिसाब से जो ऑफलाइन बेचने शुरू किया ना, उसकी वजह से भी नायका की ग्रोथ दिखाई दी है। अगली खबर स्लर्प फार्म्स की है। तो उन्होंने $7.2 मिलियन रेज किए हैं। ये अनुष्का शर्मा बैक स्टार्टअप है जो कि बच्चों की स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करती है। इनका प्लान है
500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना और 40,000 से ज्यादा स्टोर्स तक पहुंचना, करेंटली 2,000 स्टोर्स के ऊपर है, 40,000 तक पहुंचना, इतना ज्यादा एक्सपेंड करने का प्लान है। अगली खबर अपस्टॉक्स के सीईओ की है, तो उन्होंने बोला है कि अब हमने साइज तो बढ़ा लिया है, प्रॉफिट की तरफ जाने का टाइम आ गया है। साइज का मतलब उन्होंने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा लिए हैं, बहुत सारे लोग उनको यूज कर रहे हैं, अब पैसे कमाते हैं, मतलब एक्सपेंसेस कम करेंगे और धीरे धीरे करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। और मैं भी पर्सनल लेवल पे बात करके चलूं तो मैं इसको बहुत ध्यान से देखने वाला हूं, क्योंकि हमने अभी तक सुना है कि स्टार्टअप फ्यूचर में पैसा कमाएगी, फ्लिपकार्ट कमाएगी, अभी तक लॉस मेकिंग है, तो बढ़ रही है, बढ़ाएगी भाई, अभी तो मार्केट शेयर गेन करना है। अब स्टॉक फॉलोअर ने कहा कि भाई हमने गेन कर लिया है, और सिंपल सी बात, अभी हम देख ही रहे हैं जितने भी ये प्लेयर्स थे, अभी ये थोड़ा सा प्लेटू टाइप हिट कर रहे हैं, उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। तो अगर अब ग्रोथ नहीं आ रही, नंबर ऑफ यूजर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है प्रॉफिट करने की तरफ। लेट्स सी अब किस तरीके से प्रॉफिट अचीव कर पाते हैं लोग, और कितना कर पाते हैं। जितना पैसा मार्केट से रेस किया था, जिस लेवल पे किया था, जिस जस्टिफिकेशन के ऊपर किया था, क्या उसके ऊपर प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाते हैं। मैं ध्यान से मॉनिटर करूंगा इसको। अगर हम एफएमसीजी मार्केट की बात करके चले, वहां पे सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ही दिखाई देने वाली है। रूरल मार्केट की बात करके चले तो लैग करेगा। अब समझने की कोशिश करो, एफएमसीजी एक तरह से आप मान सकते हो कि टियर 1 सिटीज के अंदर सैचुरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती है, पर रूरल के अंदर हो सकती है, पर रूरल के लोग ले नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। पर अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करके चले तो वो डेटा सेंटर के बिजनेस के अंदर घुस रही है, और रिलायंस देखा जाए पिछले 2-2.5 साल से क्या डाइवर्सिफाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, डेटा सेंटर भी अपना प्रोवाइड करेगा, देगा, इंटरनेट भी देगा, फाइबर भी देगा, सैटेलाइट से इंटरनेट भी देगा, एप्स भी देगा, ओटीटी भी देगा, डेटा सेंटर भी खुद का हो जाएगा। अरे भाई, डिजिटल के अंदर आप देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने बात करी थी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, टीवीओएस की, बहुत कुछ की। लेट्स सी क्या होता है। ऐसा माना जा रहा है 40% एनुअल ग्रोथ दिखाई देगी डेटा सेंटर मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर। इस चक्कर में हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। अडानी ग्रुप ने भी किया, एयरटेल ने भी किया, रिलायंस भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर भावेश अग्रवाल की है, तो उन्होंने बोला है ओला इलेक्ट्रिक का जो नया प्लांट है ना, तमिलनाडु के अंदर ये प्लांट लगा रहे हैं और 25,000 लोगों को नौकरी देगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हाई है, अगर देखा जाए तो जल्दी इनका आईपीओ भी आने वाला है। लेट्स सी आईपीओ कैसा जाता है। आपको क्या लगता है ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ कैसा जाएगा, अच्छा या फिर बुरा, कारण बताओ। अगर हम इनक्रेड की बात करके चले, जो कि एक फिनटेक यूनिकॉर्न है, वो 0.73 रुपीज खर्च करती है 1 रुपया कमाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा की हम बात करके चल रहे हैं। 30% एबिटा मार्जिन है इनका, 10% आरओसीई भी है। देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है। प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले, 109 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर इनका 31 करोड़ का प्रॉफिट था, तो मतलब प्रॉफिट में भी राइज दिखाई दिया, ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ये चीज एक पॉजिटिव स्टोरी है। अब कोई कंपनी कहती है कि हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन 1000% बढ़ाया, और वो कहती है कि भाई हमारा पहले प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का साल का, अब हमने 1000% बढ़ा भी लिया। 1000% कितना हो गया, मान के चलते हैं 11 गुना, ठीक है, 11 गुना मतलब 11 लाख रुपए हो गया। यही तो हुआ ना, गलत हो तो नीचे कमेंट बताना। तो 11 लाख कर दिया आपने, 1 लाख से 11 लाख कह रहे हो, ओ भाई क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस है। एबिटा मार्जिन भी देखना चाहिए इनको, कितने रुपए लगा के कितने रुपए कंपनी कमा रही है, साथ में हमको प्रॉफिट की वॉल्यूम भी देखनी चाहिए, रेवेन्यू की वॉल्यूम भी देखनी चाहिए। अगली खबर एसीसी सीमेंट की है, जो कि अडानी ओन्ड है, तो वो एशियन कंक्रीट एंड सीमेंट को 775 करोड़ में खरीद सकता है। देख रहे हो, अडानी ग्रुप पहले जब खबरें निकल के आ रही थी नेगेटिव, तो एक्सपेंशन एकदम रुक गई थी। अब जब से पॉजिटिव खबरें दिखाई दी है, सारी पॉजिटिव आई है, तो हम ये हर रोज सुन रहे हैं अडानी ग्रुप यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अडानी ग्रुप ये कर रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं न्यूज में रहने का मौका मिल ही जाता है इनको। अगर हम टाटा ग्रुप की बात करके चले, तो वो अपने ऑटो कंपोनेंट आर्म टैको का आईपीओ निकाल सकता है बहुत ही जल्दी। 1995 में इसको शुरू किया गया था। इसके अंदर 21% होल्डिंग है टाटा सन्स की, और बाकी टाटा इंडस्ट्री ओन करता है। अच्छी बात है अगर देखा जाए तो। बाकी अगर मैं इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करके चलूं, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा नंबर है। 50 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, जो कि माना जाता है इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। तो मार्केट, अगर हम बात करें, जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशन निकाली है, आप शॉर्ट वॉट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो एक तो ये ऊपर से बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होना म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगी लॉन्ग रन पे। अब अगर हम मर्सिडीज बेंज की बात करके चले, तो उन्होंने हाईएस्ट एवर ग्रोथ रिपोर्ट करी है इंडिया के अंदर। 10% ग्रोथ आई है उनको पिछले साल से। उन्होंने 17,408 गाड़ियां बेची है। और अगर आप देखोगे ये ट्रेंड बरकरार है। लग्जरी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर बिक रही है, अमीर और अमीर हुआ है, गरीब
मिडिल क्लास वहीं रहा है, गरीब और गरीब हुआ है। ठीक है, तो अमीर जो अमीर हुआ है ना, उसने बहुत पैसा खर्च किया है, तभी मर्सिडीज बिक रही है, तभी महंगे महंगे घर बिक रहे हैं। तो ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रह सकता है। और क्या एज अ बिजनेस ओनर हम इसके ऊपर कुछ कैपिटलाइज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, दिमाग लगाओ। अगली खबर तमिलनाडु की है, तो वो 4.4 बिलियन डॉलर की डील कर चुकी है एप्पल सप्लायर्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स से। जैसे अगर हम बात करके चले, उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेगाट्रॉन, Hyundai मोटर्स, JSW एनर्जी, इन सब के साथ में अलग अलग लेवल के ऊपर डील करी है। अभी हमने विनफास्ट की भी बात करी थी 3-4 न्यूज पहले, विनफास्ट भी आ रहा है, तमिलनाडु के अंदर फैक्ट्री लगा रहा है। 2 जगह हम सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है तमिलनाडु में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, दूसरे लेवल पे शायद गुजरात और यूपी, ये 3 ही जगहें हैं जहां पे हम देख रहे हैं फैक्ट्री या इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही है। अगली खबर, जो इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2035 तक। उन्होंने बोला है IIT स्टूडेंट्स जो है, IIT वाले स्टूडेंट्स है, वो ज्वाइन करे इसरो को। भाई मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ इसरो को। IIT तो नहीं करी है, पर बहुत इंटरेस्ट था स्पेस में ना, बहुत ज़्यादा था, मतलब ना एक जमाना था। फिर जब मुझे पता लगा मेरी औकात नहीं है वहाँ तक जाने की, तो मैंने छोड़ दिया। औकात फाइनेंशियल पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल लेवल पे भी बात करके चल रहा हूँ। मेरे 10th में अच्छे नंबर नहीं थे, 12th में अच्छे नंबर नहीं थे, तो मुझे किसी ने बताया कि 10th-12th के नंबर के ऊपर ही बेसिस पे एडमिशन होता है, तो मैं गया ही नहीं। पर मेरा एक दोस्त था जो इंजीनियरिंग कर रहा था मेरे साथ, वो DRDO में लग गया। फिर मुझे लगा नहीं, जाया जा सकता है, कहीं ना कहीं रास्ता तो निकल ही जाता है। पर फिर मैं बड़ा हो चुका था, फिर मौका नहीं था। पर क्या होता फ्यूचर के अंदर अपन भी स्पेस स्टार्टअप शुरू करें और चांद के ऊपर भटूरे छोले बेचे, है ना? तभी यही मेरा सपना है, स्पेस के ऊपर जाने का, स्पेस स्टार्टअप बनाने का। अगली खबर DLF इंडिया की है, तो उन्होंने 865 मिलियन डॉलर के घर बेच दिए 3 दिन के अंदर। 1113 लग्जरी रेजिडेंस बेचे गए हैं गुरुग्राम के अंदर ऐसे, और अभी बना भी नहीं है, कंप्लीट पोजीशन भी नहीं है उस प्रॉपर्टी का। और ज्यादातर जो सेल हुई है वो बाहर से हुई है, मतलब इंडिया से जो NRI है ना, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। बाकी अगर देखा जाए, कैमिलियाज और मंगोलियाज, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना रखी है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और वो गुड़गांव के अंदर है। कई लोगों को शायद ना पता हो, 50-50, 55-55 करोड़ के फ्लैट मिलते हैं वहां पे। अगली खबर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है, तो उन्होंने बोला है जो फ्रेट के चार्जेस है वो 2 गुना बढ़ गए हैं रेड सी के डिस्रप्शन के बाद में। अगर हम एक एवरेज की बात करके चले, जनवरी से मार्च के अंदर $500-600 जिस चीज के लिए लगता था, आज वो $2000 के ऊपर हो रहा है। जितना भी यूरोप जाने वाला माल है, वो सबका सब महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि शिपिंग कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दी है, साथ में इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है। रेड सी के अंदर वॉर लाइक कंडीशन है, तो चांसेस है कि आपका माल भी खराब हो सकता है। और ओवरऑल रेट की बात करके चले, तो वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। $6000 पर 40 फुट कंटेनर का हो गया है, और साथ में सरचार्ज अलग है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है, तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की टैक्सेशन वाली अपील है, बहुत सारे गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए ना, फाइन लगाया है, वो इकट्ठे सुनेंगे, सबके सब इकट्ठे आओ, लेट डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं वो प्रॉब्लम। देखो, मैं कहता हूँ कि अभी जब लगाया है उसके बाद से बात करो ना, प्रीवियस जो हो गया वो हो गया, अभी कंपनी बंद तो कर दे बंदे। अगली खबर चाइना से है, तो चाइना के अंदर आईफोन की सेल 30% घटती हुई दिखाई दी है, पहला हफ्ता ऑफ 2024 हुआवे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आईफोन की सेल घटती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम चाइना की मार्केट की बात करके चले, तो वो भी घटती हुई दिखाई दी है, क्योंकि वहां पर स्टॉक्स की जो नेट सेलिंग का बैन था म्यूचुअल फंड के लिए, उसके ऊपर बैन हटा दिया गया है, और जैसे बैन हटाया, मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दी। पिछले साल हम देख रहे थे उनकी मार्केट धीरे धीरे करके क्रैश कर रही थी, उसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, सोचा कि मार्केट रोक देंगे। फिर इन्होंने स्ट्रैटेजिक चेंजेस किए इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट फ्यूचर के अंदर सही रहे। अब इनको लगा चेंजेस सही हो चुके हैं, इन्होंने सोचा कि चलो वो बैन हटा के देखते हैं, बैन हटाते ही मार्केट नीचे की तरफ। 2% बड़ा नंबर होता है। बाकी अगर मैं बोइंग की बात करके चलूं, तो उनके शेयर प्राइसेस बिखरते हुए दिखाई दिए 9%। अलास्का एयरलाइन का भाई हवा के अंदर एक शीशा उड़ गया, और ये बहुत बड़ी चीज थी। इसके बाद में बहुत सारी प्लेन कैंसिल हुए हैं। जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इंस्पेक्शन बिठाई है ग्लोबली सारी एयरक्राफ्ट को चेक करने का, और इंस्पेक्शन की अगर लेवल की बात करें चले, 8 घंटे एक प्लेन को इंस्पेक्ट किया जाएगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो उसको ढंग से। अब कैंसिलेशन के चक्कर में अलास्का एयरलाइन के 23,000 पैसेंजर्स को इफेक्ट हुआ है, और यूनाइटेड एयरलाइन के 79 प्लेन्स को ग्राउंड किया गया है, मतलब उड़ने से रोका गया है। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले, तो आज मार्केट हमारी भी घटती हुई दिखाई दी है। अडानी पोर्ट्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ONGC वगैरह बढ़ते हुए दिखाई दिए है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज़ आ पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा।
लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।